हमारा साथ दे रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर पंकज टिब्रवाल। और पंकज जी कोटक के काफ़ी फंड्स मैनेज करते हैं और उनका एक जो फ्लैगशिप मिड कैप फंड है उसको भी मैनेज करते हैं। पंकज जी गुड आफ्टरनून। और बड़ी तेज़ी मार्केट में, और इस बार की तेज़ी में एक डिफरेंस ये है कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है ब्रॉडर मार्केट का, जो पिछली रैली में नहीं था। तो काफ़ी पोर्टफोलियोज भी रिपेयर हुए होंगे अप्रैल में और इवन मई के पहले हफ्ते में। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रैली को? गुड आफ्टरनून अनुज भाई। अगर आप देखें तो मार्च एंड से अभी तक निफ्टी करीबन 5% चला है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट आज जैसे आपने कहा उससे ज्यादा चला है। और इसके अगर कारण देखें तो मार्केट में हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि मार्केट 3 चीजों का सम्मेलन है, फंडामेंटल, सेंटिमेंट और लिक्विडिटी। तीनों को एक बाय एक देखते हैं कि क्या चीज बदला लास्ट 35 दिनों में कि मार्केट में ऐसी उछाल है। अगर हम पहले फंडामेंटल अर्निंग्स की बात करें तो ये तिमाही में करीबन 21 कंपनियों ने निफ्टी में रिपोर्ट कर दिया है और उनकी अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20% की है, जो अनुमान से करीबन 2 से 3% हायर है। लेकिन हमें सबको पता है कि पहले अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं और बाद के तिमाही सेकेंड हाफ में खराब कंपनियों के रिजल्ट आते हैं। तो अभी मई का महीना चालू हुआ है, जो बाद की कंपनियां हैं उन्हें हमें देखना होगा कि वो किस तरह के नतीजे देते हैं। लेकिन अभी तक जो नतीजे आए हैं, चाहे वो निफ्टी के हों या ब्रॉडर मार्केट में हो, उनमें बड़ा निराशाजनक निराशा होने की का रीजन नहीं है। तो एक ये फंडामेंटल सपोर्ट मिला। और इसका अगर आप ग्लोबल में भी देखें तो करीबन 65% ऑफ मार्केट कैप यूएस S&P 500 ने रिपोर्ट कर दिया है और बहुत तिमाहियों के बाद 80% कंपनियों ने अपनी अर्निंग्स को बीट की है और एक्सपेक्टेशन से। सो क्लियरली चाहे यूएस देखिए कि इंडिया, जो आप तिमाही में घुसे थे सोच के कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स इतने खराब नहीं हुए हैं, तो मार्केट को एक सपोर्ट मिला। दूसरा, अगर आप लिक्विडिटी की बात करें तो हमने देखा लास्ट 3-4 महीने हमारे विदेशी फ्रेंड्स लोग सब बेच रहे थे, लेकिन अप्रैल का महीना ऐसा था जहां पर 12,000 करोड़ प्लस के हमने एफआई इनफ्लोस देखे और बहुत महीनों बाद ये नंबर पॉजिटिव हुआ। अगर हम लास्ट 12 महीना ट्रेलिंग का क्यूमुलेटिव एफआई फ्लोस देखते हैं तो वो नेगेटिव से अब पॉजिटिव की तरफ या न्यूट्रल जोन की तरफ जा रहा है, जो काफी टाइम से नहीं हुआ था। और लिक्विडिटी का कहीं ना कहीं सपोर्ट आप अपने को एफआईज की तरफ से देखने को मिल रहा है। तीसरा, अगर हम सेंटिमेंट का देखें तो कहीं ना कहीं मार्च में जो बैंक्स फेलियर हुए थे यूएस में, और उसके कारण थोड़ा सेंटिमेंट गड़बड़ाया था। लेकिन जिस तरह ग्लोबल मार्केट्स ने उसे हैंडल किया, जिस तरह यूएस ने उसे हैंडल किया, और अब जो ये कल के फेड की मीटिंग के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेड अब एक लॉन्ग पॉज पर चला जाएगा और रेट हाइक नहीं करेगा, आई थिंक इससे थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट भी वापस आ सकता है। तो ये तीनों का अगर आप सम्मेलन करें तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक रैली देखने मिली है। लेकिन हमारा ये मानना है कि क्रेडिट इवेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट 3-6 महीने मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और बॉटम अप बेसिस पर आपको काम करके तैयार रहना होगा। और ये 6 महीने अगर आपके छूट गए तो 24-25 में रिटर्न आपके प्रोबेबली इंफीरियर होंगे। तो नेक्स्ट 6 महीना इज अ डिप्लॉयमेंट फेज। ये फेज को आप ना छोटे और आने वाले 24 और 25 के लिए अच्छी मार्केट में तेजी के लिए तैयार रहें। हमारे जो व्यूअर्स तो मतलब मुझे लगता है कि 6 महीने छोड़िए, वो 6 मिनट की ट्रेड छोड़ने को तैयार नहीं है। 18,251 क्रॉस किया हमने हश्ता अभी अभी, और वो जो ऑप्शन था वो 8 रुपये वाला 52 रुपये विजिट कर आया। मतलब इस तरीके की तेजी अभी भी स्क्रीन पर 45 नहीं। बहुत बढ़िया ट्रेड। और आपने इनफैक्ट इनिशियली जब उसको आइडेंटिफाई किया आपने कहा था 40 तक तो जा सकता है, 40 तक जा सकता है। मैं कहा 40 तक जाने की पूरी तरह 8 रुपए का रिस्क है। हाँ। लेना चाहे तो आप लेके 40 तक टारगेट लग रहा था कि वो हज आएगा। कहीं स्क्रीन बता रही थी कई बार कि आज स्क्रीन बता रही थी, आपको शाउट कर रही थी कि ये आएगा मूव।
आज। बहुत बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले इस 1.5 महीने में जो हमने देखा है मिस्टर टिब्रेवाल, गुड आफ्टरनून, एक कोहेसिव रैली देखने को मिल रही है। पहले लार्जली, पिछली बारी जब वो रैली आई थी वो लार्जली हैवी वेट्स की थी, लेकिन अब की बारी स्मॉल कैप मिड कैप्स ने भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा दिखाया है। एज अ फंड मैनेजर मुझे बताइए, आपने कहा कि अगले 6 महीने एक बहुत बढ़िया मौका है जहां पर आपने बस फंड्स डिप्लॉय करने हैं, तो इस समय आप किस तरह के आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कितना वेटेज आप बढ़ाएंगे मिड और स्मॉल कैप्स में गोइंग फॉरवर्ड यहां से? तो क्लियरली जो जूसी वैल्यूएशन मिड एंड स्मॉल कैप में होने चाहिए वो अभी तक नहीं आए हैं, और हम 2 इंडिकेटर ट्रैक करते हैं। एक है अर्निंग्स यील्ड। जस्ट आपके दर्शकों को बता दें, अर्निंग्स यील्ड का डेफिनेशन 1/PE होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये एक बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर हमारे लिए रहा है इन द पास्ट कि डायरेक्शनली कब मिड एंड स्मॉल कैप सस्ते हुए हैं और कहाँ पैसा बनने का है। अगर आज मैं देखता हूं तो लार्ज और मिड के ट्रेलिंग 12 मंथ्स अर्निंग्स यील्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आज वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जो लार्ज कैप में हमें अर्निंग्स यील्ड मिल रहा है वही मिड कैप में मिल रहा है। नॉर्मली इन दोनों का करीबन गैप 100 से 150 बेसिस पॉइंट मिनिमम रहता है, आज कोई भी गैप नहीं है। और लार्ज और स्मॉल के बीच में करीबन 125 से 150 बेसिस पॉइंट का गैप है, लेकिन हमें लगता है ये गैप और ज्यादा होना चाहिए फॉर रिस्क टू बी एब्सॉर्ब। दूसरी अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हम 2 साल से बात कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्रैक्शन है, और जितने भी अभी नतीजे आए इस सेक्टर को कैपिटल गुड्स को रिलेटेड, आपने देखा ऑर्डर इनफ्लो काफी स्ट्रांग था, रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन में काफी स्ट्रांग स्ट्रेंथ देखा गया। और ये खाली इंडिया में नहीं, आप यूएस की सारी कंपनियों में देखें कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में देखें तो काफी स्ट्रांग नतीजे रहे हैं सारे बैंक्स के, और लास्ट 2-3 दिन में जो एनबीएफसीज ने भी रिपोर्ट किया उनमें लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं मार्जिन पर प्रेशर आएगा, बट मार्जिन पर प्रेशर हमें दिखा नहीं। तो ये दोनों एक बड़े सेक्टर कॉल है। कॉन्ट्रा कॉल में हमें लगता है कि फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। इंक्रीमेंटली हम अपने फंड्स में फार्मा पर वेटेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और सिलेक्टिव वे में बढ़ा रहे हैं, जहां हमें लगता है कि यूएस में कहीं ना कहीं प्राइस इरोजन बॉटमिंग आउट हो रहा है, और इंक्रीमेंटली 2024 और 25 में हमें अच्छी अर्निंग ग्रोथ इस सेक्टर में और कई स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। प्लस हमें लगता है जो डिसअपॉइंटमेंट होगा नेक्स्ट 3-6 महीने के अंदर, तो कंज्यूमर जो आज के दिन कंजम्पशन जो बैठा हुआ है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स जो काफी टाइम से कुछ नहीं किए, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी है। और जैसे हमें लगेगा कि थोड़ा वैल्यूएशन अपने साइड में अट्रैक्टिव हुआ है, ये एक सेक्टर भी रहेगा जहां हम वेट बढ़ाने की सोचेंगे। तो ये ब्रॉडली सेक्टरल व्यू रहा है, और हमें लगता है मिड एंड स्मॉल कैप में फुल हॉक जाने के लिए अभी भी थोड़ा समय है, क्योंकि अर्निंग्स यील्ड नहीं दिखा रहा है। और दूसरा एक सेंटिमेंट इंडिकेटर वैल्यू 100 पार्टिसिपेशन हम जो ट्रैक करते हैं वो भी हमें अभी तक संकेत नहीं दे रहा है कि हमें फुल फ्लेजेड मिड एंड स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ओके, पंकज जी की टिप्पणी आपने मिड कैप और स्मॉल कैप्स को लेकर सुनी, और एक और चीज़ सुना आपने कि फार्मा पे थोड़ा फोकस कीजिए। याद रखिएगा, अगर आप इंडस्ट्रीज को देखें तो 17 मार्च से लेकर टिल डेट सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देने वाले इंडाइसिस में से निफ्टी फार्मा एक रहा है। 11,600 का लो था 22 मार्च को, अभी करीब आप 12,600 पे खड़े हैं। दैट मीन्स अब आप तैयारी कर रहे हैं 20 अप्रैल के हाई को क्रॉस करने के लिए। बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पंकज जी ने यहाँ रखा। अच्छा पंकज जी, एक और चीज़ है, बीते 1 साल के ड्यूरेशन में जिसने एक मल्टी एसेट अप्रोच रखी, जिसने गोल्ड पे भी फोकस किया उसने पैसा कमाया, जिसने इक्विटी पे पैसा लगाया उसने भी पैसा कमाया, बट नॉट इन द सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि गोल्ड में बनाया। लोगों ने डेट पे भी कैपिटलाइज किया। अब जब आपके पास एक सेंस और आपको एक आभास हो रहा है कि रेट हाइक की जो प्रोसेस है वो अब अपने अंतिम चरण में है, उसका एक इम्पैक्ट आपको डेट पे मिल चुका है, अब आपको एक बार गोल्ड भी मिल चुका है, क्या अपना गोल्ड पोर्टफोलियो थोड़ा ट्रिम करना चाहिए? क्या अपना डेट पोर्टफोलियो थोड़ा सा ट्रिम कर देना चाहिए? आपने कहा अगले 6 महीने अगर कैपिटलाइज वाकई करने का वक्त है, तो क्या उन चीज़ों को, उस पोर्शन को अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कम करके थोड़ा इक्विटी पे कैपिटलाइज करें? आपका मत ये होगा? हम यही एडवाइस कर रहे हैं कि इक्विटी का एलोकेशन आप धीरे धीरे बढ़ाइए, पर इसका ये मतलब नहीं है जो 5-10% हम गोल्ड को एडवोकेट कर रहे हैं उसे आप कंप्लीटली जीरो कर दीजिए। क्योंकि अगर आप देखें नरेंद्र जी की ग्लोबली डॉलर के ऊपर एक बड़ा डिबेट चल रहा है,
और कई सारे सेंट्रल बैंक्स इस बार अपने रिजर्व्स में गोल्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और लास्ट ईयर हमने देखा कि पूरे साल में हमने जितना गोल्ड खरीदा लास्ट प्रीवियस 3 साल में नहीं खरीदा था ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स ने। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को ये सपोर्ट मिलेगा। और ये जो डॉलर की डिबेट चल रही है उसके कारण काफी सारे सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में है। सो गोल्ड से मतलब मेरा ये हमारा ये एडवाइस रहेगा कि 5 से 10% एलोकेशन मल्टी बनाए रखें। और जो इक्विटी में या तो आप न्यूट्रल या अंडरवेट थे उसको नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर अपने धीरे धीरे करके आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज वॉलेटाइल रेंज में रहने वाला है। और इस रेंज के जब भी आपको नीचे की मिले, जो मार्च में हमने देखा था अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें आप धीरे धीरे उसे बढ़ा ले। पंकज जी, मिड कैप आईटी यहाँ पर क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स क्लियरली एक चीज़ बता रहे हैं कि शायद ठीक ठाक है सब कुछ यहाँ पर, और इसके लिए अब लेकिन प्रीमियम बहुत बढ़ गया अब इनका कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, क्योंकि लार्ज कैप आईटी बहुत ज़्यादा गिरा, मिड कैप आईटी इतना नहीं गिरा। अब क्या किया जाए यहाँ पर? हमें लगता है कि लार्ज कैप आईटी में बेटर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एज यू राइटली सेड कि मिड कैप आईटी का प्रीमियम अब थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन एक कंपनी अगर स्पेसिफिक को हटा दे जिन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया लार्ज कैप में, तो ब्रॉडली अगर हम डिमांड कमेंट्री सुने कंपनियों की और जो नतीजे उन्होंने गाइड किए आने वाले तिमाही और 2 तिमाही में, इतने खराब नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था जब जो बड़े कंपनी ने डिसअपॉइंट किया। तो क्लियरली हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 1 तिमाही में लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आईटी में रादर देन मिड कैप। और मिड कैप में भी कई 1-2 कंपनियां हैं जो वैल्यूएशन 5 ईयर के एवरेज में नीचे आ गई हैं, तो उन पर फोकस करें। बट ब्रॉडर बास्केट में मिड कैप अभी भी आईटी में इतने अट्रैक्टिव नहीं हुए हैं। वो अपने 5 साल के वैल्यूएशन के ऊपर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। और लार्ज कैप में ये अपॉर्चुनिटी दिखाई क्लियरली दे रही है कि आप अगर आईटी में वेट बढ़ाना है तो पहले लार्ज कैप पर फोकस करिए रादर देन मिड एंड स्मॉल कैप वाले आईटी कंपनी। ओके, आईटी पे पंकज की टिप्पणी। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई 18,265, तो एक्सपायरी के दिन सबसे बड़े कॉल राइटर 200 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकला 67 पॉइंट ऊपर जुड़ चुका है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। एक बार स्क्रीन पे निफ्टी बैंक लेके आएंगे। इट्स 4370, यानी अपने सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर अब करीब 210 पॉइंट के फ्रैक्शन से ये क्लोजिंग होती हुई, मतलब क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। मगर जी एक और प्रश्न है आपसे, फिर वही रेट का जो पॉज सर्वप्रथम भारत में हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एचएफसीज पे हमने देखा, लेकिन ऑन ग्राउंड रियल स्टेट प्राइसेस जिसे कहते हैं ना फ्लाइंग हाई, बोथ चाहे वो मुंबई का मार्केट हो, महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली एनसीआर का हो। आपकी अप्रोच इस वक्त रियल स्टेट पे क्या है? क्या एचएफसीज के थ्रू खेलें इसको, रियल स्टेट के थ्रू खेलें, या फिर जो रियल स्टेट एंसिलरी है जो हमने पोस्ट कोविड देखा था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गए थे, उनको चेज करना चाहिए? 3 सेगमेंट है हमारे पास, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? सो हमारा व्यू स्ट्रक्चरली रियल एस्टेट पर पॉजिटिव है। बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ा स्लोनेस दिखेगा जो लास्ट 1-1.5 महीने से दिख रहा है। बट अगर आज भी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स देखें तो कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में है, इवन ब्याज दर बढ़ने के बाद। और अगर आप 2014 से 2022 का रियल एस्टेट प्राइस कैगर देखें, जो आपके दर्शकों को काफी सरप्राइज कर देगा, वो 2 से 3% का ही कैगर है। नॉर्मली हमें लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बनता है, बट अगर आप 8-9 साल का कैगर देखें तो वो 2-3% का ही प्राइसिंग कैगर है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट अभी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं आया है, और हमें लगता है कि नेक्स्ट 4-5 साल में रियल एस्टेट काफी ठीक करेगा। और इसे हम 2 भागों में मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहला जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट है, जो एंसिलरी आपने बताया, चाहे वो टाइल हो, प्लाईवुड हो, सीमेंट हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, मैट्रेस हो, वो पूरी एक सेगमेंट जब भी रियल एस्टेट अपना एक अच्छा करता है। और ये ना भूले कि ये एक बड़ा हाथी है, जब ये हाथी मूव करता है तो 200 इंडस्ट्रीज को साथ में लेके मूव करता है। तो काफी सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज अच्छी लग रही हैं। सेकंड, जो होम फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वो भी अच्छी लग रही हैं। हम थोड़े रियल एस्टेट प्योर डेवलपर से मतलब थोड़ा उस पर हमारा कंसर्न रहता है, क्योंकि ये अगर हम पास देखें तो ये वेल्थ क्रिएटर्स नहीं रहे हैं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स रहे हैं एज अ सेगमेंट।
और कहीं ना कहीं ये शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं रहे हैं कैपिटल एलोकेशन में और ओवरऑल वेल्थ जनरेशन। तो अगर हमें रियल एस्टेट एक्सप्रेस भी करना हो तो हमें लगता है ये दो सेगमेंट से बेटर एक्सप्रेस किया जाए, जहां पर बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रमोटर पेडिग्री स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है और सारी मोटा मोटी कंपनियां इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, 1, 2, 3। तो अगर इस तरह अगर पोर्टफोलियो को देखें, और कई हमारे पोर्टफोलियोज में ये व्यू हमने एक्सप्रेस ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आप इसे देखें तो ये नेक्स्ट 2-3 साल के लिए वेल पोजिशन लगते हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।